डिग्रियां हैं, शिक्षा है, सपने हैं, जोश है। आज युवा बोलेगा, देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। नेपाल में सरकार ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे कई प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया है, जिसके बाद युवाओं की कमाई पे असर पड़ा और इससे जेनजी जनरेशन में काफ़ी आक्रोश आ गया। उसकी वजह से कई आंदोलन शुरू किए उन्होंने और इस आंदोलन ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि आगजनी की, तोड़फोड़ मचाया, जहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वित्त मंत्री को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसमें लगभग 22 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस पर हम युवाओं से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पर। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋतिक पांडे है। ये नेपाल में जो हुआ उसके बारे में आपको पता है? हाँ, बिल्कुल। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, क्या राय देंगे? देखिए, अभी जो घटना हुई है, इसके पहले भी छात्रों में आक्रोश था भ्रष्टाचार को लेकर और नेपाल में जो है पारदर्शिता जो है वो पहले से नहीं थी। इस बीच में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बैन कर देना, तकरीबन 40 से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है उसको बैन कर दिए गए। तो ये जो एक आक्रोश था वो और ज़्यादा उमड़ गया। नेपाल में अभी एक्टिव जो है 4000 से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा अमाउंट जो है, एक डाटा के अनुसार, मैं उसका नाम नहीं कोट कर पा रहा हूँ, वो बहुत अच्छा अमाउंट जो है स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमाते हैं, अलग अलग एडसेंस प्रीलिम्स के थ्रू कमाते हैं। इस बीच में स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, ऐसे तमाम जो बच्चे, क्योंकि देखिए मतलब ऑनलाइन जाने के बाद जितने भी जो शिक्षा के माध्यम थे उसके पैसे में जो फीस है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई। तो छात्रों में इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा आक्रोश था कि एक हमें ऐसा माध्यम मिला जिसके थ्रू हम जो एक मास नॉलेज है वो हम बहुत आसान तरीके से हम ले पा रहे थे। और इस बीच में भ्रष्टाचार, जैसा मैंने पहले बताया, इन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ा ये विशाल का रूप जो अभी हमें देखने को मिल रहा है अभी नेपाल में। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों को लेकर उन्हीं चीज़ों को पहले और अभी ये जो आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा उमड़ा। तो क्या जैसे आज का युवा हमारा भविष्य है, अगर वही हिंसक रूप लेगा तो आगे का भविष्य क्या होगा? तो क्या उनका ये हिंसक रूप लेना सही था? देखिए, छात्र शुरुआत से जब जब बोला है तब तब विश्व डोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा हम जब बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हैं और हमारी जब बात नहीं सुनी जाती है, तो ये मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा। ये जो भी कृत्य हो रही हैं अभी, इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। इसका शांतिपूर्ण तरीका भी हो सकता था, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारे शांतिपूर्ण तरीक़ों को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इस बीच में अगर छात्र आक्रोश दिखा रहा है, अगर छात्र भी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा है, भले इन तोड़-फोड़ और जो भी मौतें हुई, जो आपने बताया, जो भी घटनाएँ हुई, इन सब चीज़ों से परे, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस शांतिपूर्ण तरीके को भी स्वीकार करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो कृत्य हैं ये कभी भी नहीं हो पाएँ। तो ये शांतिपूर्ण तो है ही नहीं ना, हिंसक बना हुआ है। आप शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता था ना, तो आपके हिसाब से वो क्या कर सकते थे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब छात्र पहले प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी छात्र डायरेक्ट जाकर किसी भी घटना को अंजाम तो देता नहीं है। पहले वो प्रोटेस्ट करेगा, नारेबाजी करेगा। तो उस दौरान मुझे लगता है कि प्रशासन को उनकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए। कई दफ़ा जब हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, छात्रों की बात जब हम नहीं सुन पाते हैं, तो इस प्रकार की जो घटना है उसको अंजाम देने पे छात्र मजबूर हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इसका बिल्कुल बढ़ावा जो समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ को सँभाला जा सकता था। जो नेपाल की सरकार है वो इस पे ध्यान दे सकती थी। जो उससे चूक हो गई, उसके बाद ये जो घटनास्पद चीज़ें हैं इसको अंजाम दिया गया। आपका क्या नाम आयु सिंह। है? इन्होंने कहा कि ये इनकी युवाओं की बात सुननी चाहिए थी। अगर आप होते, मान लीजिए आप भी आगे जाके कोई तुम में से मंत्री बनेगा, तो आप इसको कैसे हैंडल करते? हैंडल करने के बाद, जब नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक मीन्स वो जनता के हित में कार्य करे। जब गवर्नमेंट जनता के हित में काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली सी बात है, जो जनता है वो भड़केगी। अगर हम जनता के अनुरूप, जनता के हित में कार्य करते हैं, अगर ऐसी स्थिति बनप रही है, तो हमने जो भी एक्शन लिया है उस एक्शन से हम पीछे हट सकते हैं। अगर नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आप डेमोक्रेसी के नाम पे आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको बैन कर दे रहे हैं। सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक नागरिक को एक जर्नलिस्ट के तौर पर उभारता है।
अगर सरकार की कोई गलत नीति आ रही है तो वहाँ पे युवा अपना आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देंगे तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि युवाओं के अंदर जो गुस्सा है वो फूटेगा। क्योंकि पहले से ही नेपाल में ऐसी स्थिति बन रही थी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं वहाँ पे धीरे धीरे उभर रही थी, और कहीं ना कहीं जब जनता नेताओं की इन नीतियों के खिलाफ जब आवाज़ उठाने लगी तो सरकार ने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया, जिसके बाद से ये स्थिति हमारे सामने आई। तो देखिए, करप्शन तो कई जगह होते हैं, कई जगह युवा बेरोजगार है, यहाँ भी कई लोग बेरोजगार हैं, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तोड़ फोड़ करें, आग लगा दे करें? हम ऐसी निंदा का सपोर्ट नहीं करते हैं। वैसे कृत्य जो वहाँ पे किए गए, किसी औरत को जिंदा जला देना, ऐसे तोड़फोड़, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन जरूरी था। हाँ, कुछ अराजक तत्व सामने निकल कर आए जिन्होंने ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया। मैं उस चीज़ का समर्थन बिल्कुल नहीं करता कि किसी स्त्री को जला दिया जाए, ऐसे किसी का सर फोड़ दिया जाए, मैं ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ऐसे दमनकारी नीतियों के खिलाफ ऐसे आवाज़ उठाना, ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाना कहीं ना कहीं ज़रूरी था। तो वहाँ के पीएम ने इस्तीफा दे दिया, तो ये ठीक हुआ? बिल्कुल, ये जो इस्तीफ़ा वहाँ के प्रधानमंत्री ने दिया कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो सत्ता है ये पूर्ण रूप से जनता पर हावी नहीं हो सकती है। वो प्रदर्शन का ही नतीजा था कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं का जो है कुर्सी डोल उठा और वो वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए। युवा और क्या शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते थे? क्या इस हिंसक रूप को अपनाने की जगह और कौन सी चीज़ है जिसके माध्यम से वो प्रदर्शन कर सकते थे? कभी भी तालियां एक तरफ से नहीं बजती। अगर हमारे तरफ से कुछ इनिशिएटिव होता है तो सामने की तरफ से भी हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। तो हो सकता है कि वहाँ पे पुलिस की तरफ से भी कोई बदले में कार्रवाई की गई हो, उन पर लाठीचार्ज किया गया हो, बुलेट भी पुलिस के द्वारा उन पर चलाया गया हो। तो हो सकता है कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहाँ पे चल रहा था वो और भड़क गया हो। तो इस पर खैर जो वहाँ पे मतलब आक्रामक तरीके से जो हिंसा हुआ, मैं उस चीज़ का विरोध करता हूँ। वहाँ पे किसी महिला को नहीं जलाया जाना चाहिए। बाकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और ऐसा भारत में होता है तो निश्चित तौर से जो भारत के युवा हैं ऐसे दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो जैसे जो बाकी घटनाएं हुई उनको तो जब से सोशल मीडिया बैन हुआ, मेन उनका प्रदर्शन तब से चालू हुआ है। क्या युवा सिर्फ सोशल मीडिया पे ही इंडिपेंडेंट रह गया है? ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया। हम भारत में ही बात करें, अगर कोई नई नीति आती है जो युवाओं को नहीं पसंद होती है, जनता को नहीं पसंद होती है, तो हम ट्रेंड के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपना कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं पसंद है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो होती है सोचने पे विमर्श हो जाती है कि हमें जो अपना एक्शन है उससे पीछे हटना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदरम सिंह है। आप इस पे क्या सोचते हैं कि जैसे इनने कहा अगर भारत में ऐसा होता है तो युवा आगे आएगा? मान लीजिए अगर भारत में बैन हो गया, सारे सोशल मीडिया बैन कर दिए गए, तो युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किसी चीज़ को बैन वगैरह करने का एक मतलब कारण होता है। जैसे कि नेपाल में इसको बैन किया गया तो क्या हो रहा था, अगर मैंने आज पढ़ा उसमें मैंने देखा कि जैसे नेपोटिज्म के खिलाफ इन्होंने करप्शन और नेपोटिज्म को लेके विरोध किया। तो जो नेताओं के बच्चे वगैरह हैं, इनकी जो लेविश लाइफ है, इनको कहीं ना कहीं उस पर दिखाया जा रहा था और एक्सपोज किया जा रहा सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हम लोग इसको बैन कर देंगे। पहले तो 7 दिन के लिए इन्होंने सारे ऐप्स को बोला कि आप एक वो बनाइए, मतलब नीति बनाइए जिसके अंडर वो आप कंट्रोल कर सकें। तो वो चीज़ उन्होंने नहीं किया, तो ये कहें कि सीधे बैन ही कर देते हैं, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, वही वाला सीन हो गया। तो ये चीज़ें वो लोग किए, बट ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि आप कुछ भी इम्पोज नहीं कर सकते जनता के पास। क्योंकि अभी भी देखिए आप, तो सोशल मीडिया है तो कोई भी नेता भी हैं तो वो अपने सारी जानकारी सोशल मीडिया पे ही देते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ गए, पूरा ग्लोबल में क्या हुआ, सब कुछ जियो पॉलिटिक्स सब कुछ आपको वहीं से पता चल रहा है, ट्विटर से ही पता चल रहा है। पर अगर आप उसी को बैन कर देते हो तो संचार का बहुत ज़्यादा माध्यम या मतलब जो जागरूकता का है तो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। तो ये बहुत गलत था, और जो उन्होंने किया इसके विरोध में प्रदर्शन किया, पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन था। जब पुलिस ने उनके अपने तरफ से जब गोलियां चलाईं तब ऐसे आगजनी में तब्दील हुआ। क्या इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे युवा ही ऐसे किए हों? क्या इसमें लगता है कि किसी दूसरे देश का भी इसमें शामिल होगा, या फिर किसी और डेमोक्रेसी जैसे जिसकी सरकार थी उसके अपोजिशन में जो कोई रहे होंगे, उनकी क्या कोई नीति थी ये चीज़ जो इतनी हिंसा भड़क गई? हाँ, इसमें ये जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे खबरें आ रही हैं, तो उसमें बहुत लोग जैसे जो बहुत लोग हैं तो पकड़े भी जा रहे हैं, कुछ हथियार के साथ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे के साथ, कि ये प्लांट लगभग 27 लोगों को पकड़ 27 लोगों को पकड़ा गया है कम से कम। तो वही होता है कि जब कहीं विरोध होता है तो उसके मतलब उसके आड़ में कहीं ना कहीं लोग अपना जो
सेल्फिशनेस उनका रहता है अपना काम के प्रति, तो वो करने का कोशिश करते हैं। पर वही है कि आप प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं एक हद तक रहता है। अब जैसे कि उनके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो फिर अब सेना के कंट्रोल में अभी पूरा चीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं अभी ठीक है। और जो पुलिस वाले थे तो वो लोग भी एक हद तक बस रोक सकते हैं प्रदर्शनकारियों को, जब उससे ज़्यादा बढ़ा तो वो भी छोड़ दिए उसको। देखिए क्योंकि इससे पहले भी बांग्लादेश, श्रीलंका, इन जगहों में भी प्रदर्शन हो चुका है और सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। अब यहाँ भी हो रहा है, ऐसा कई देशों में हो सकता है। इसके लिए पहले से ही कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इस चीज़ के कि ये चीज़ें ना हो? देखिए, कहीं भी अगर सत्ता पलट हो रहा है या जनता इतना ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है तो उसके पीछे कारण है। जैसे यहाँ पे करप्शन, या अभी बात तो पहले सोशल मीडिया बैन, ये तो बस एक मोहरा था। इसके पीछे करप्शन, नेपोटिज्म, ये सब सारा चीज़ था। बहुत जनता परेशान थी। तो सरकार, कहीं भी की भी सरकार हो, भारत हो या किसी भी देश की, उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि जनता का जो दर्द है, अभी यहाँ पे भारत में आप देखोगे एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, उन पे लड़के तो मतलब बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं। अब कल को ये बड़ा वो हो जाएगा तब आप एक्शन लेंगे। तो वही चीज़ है कि अभी जो छोटी चीज़ें भी हों उसको सरकार को कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करना चाहिए उन चीज़ों को, क्योंकि अगर छोटी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करोगे, जो छोटे या प्रदर्शन है या किसी चीज़ का विरोध है, अगर उसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे तभी फ्यूचर में कुछ बड़ा चीज़ नहीं हो पाएगा। कि सोशल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो है कनेक्ट करने का, लेकिन कुछ सालों में देखा गया है कि कनेक्ट करने के अलावा लोग अपने विचार को साझा कर सकते हैं, और अभी देखा जाए तो वो विरोध करने का एक सशक्त माध्यम भी बन चुका है। अभी अगर कोई बिल आती है, जैसे समय रैना का केस हुआ, उन्होंने किसी महिलाओं पे, किसी माँ पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, तो अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो ये विरोध उतने बड़े व्यापक स्तर पर देश में नहीं हो सकता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तो लोगों ने विरोध किया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया और न्याय मिला लोगों को कि ऐसी अभद्रता सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में नहीं फैलानी चाहिए। तो सोशल मीडिया का, अगर सोशल मीडिया नहीं होगी तो सरकार भी अपनी योजनाएं नहीं ला पाएंगी। सोशल मीडिया का फ़ायदा केवल जनता को नहीं हो रहा है, सरकार को भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात का जो प्रसारण करते हैं वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। सरकार की जो है जनसंपर्क विभाग हो गई, या फिर जैसे मध्य प्रदेश टूरिज्म हो गया, यूपी टूरिज्म हो गया, मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्य के जो टूरिज्म हो गए, ये सब भी अपना प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो अगर सोशल मीडिया नहीं रहती है तो इसका नुकसान सिर्फ यहाँ के विद्यार्थियों, युवाओं या देशवासियों को नहीं होगा, बल्कि सरकार को भी होगी। और आपका सवाल रहा कि विरोध कैसे करते? सोशल मीडिया अगर बैन, देखिए हम लोग गांधी के देश में जन्म लिए हैं, गांधी की विचारधारा है अहिंसा की। हम कभी भी हिंसा पे नहीं उतारू हो सकते हैं, कभी नहीं। देश 200 साल कहा जाता है कि 200 साल से गुलाम था, लेकिन वो देश 1200 साल से गुलाम था। लेकिन हिंसा के आधार पर आज़ादी नहीं मिली। जब गांधी आए, उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसी अहिंसा के कारण अभी आज़ादी मिली है। तो हम लोग अहिंसक नहीं होंगे, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अहिंसा ही हमेशा समाधान ढूंढता है, और हमेशा इस देश में अहिंसा को एक अच्छा दर्जा दिया जाएगा, और उसी अहिंसा के माध्यम से हम लोग अपना प्रोटेस्ट करेंगे। पर सब युवाओं की सोच तो अलग अलग है ना। जैसे आपके साथी जो खड़े थे, तो उन लोगों ने ये कहा कि अगर स्थिति ऐसी बनती है तो उनके अंदर भी ये आक्रामकता आ सकती है और वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो हर कोई अलग अलग होता है, वहाँ भी शायद शांतिपूर्ण तरीके से सोचा होगा, पर कुछ लोग आए ना जो आक्रामक हो गए, किसी की जान चली गई। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे युवाओं को कि आपके साथी वाले जो जैसे लोग थे, कि किस तरीके से और प्रदर्शन किया जा सकता है बिना हिंसक रूप? देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता ही है। अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो उसमें कोई न कोई आपके प्रदर्शन को बदनाम करने की साजिश करेगा। आपके प्रदर्शन में वो हिंसक गतिविधि करेगा ताकि उसका लाभ हो सके। वो जिस प्लान की तैयारी कर रहा था वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, आपको कंधा बनाकर अपनी बंदूकें वो चलाएगा। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि वो विरोध का तरीका अलग किया जा सकता है। आप बताएं कि अगर नेपाल को देखा जाए, नेपाल बहुत भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा देश नहीं है, ज़्यादा विविधताएँ नहीं है। वहाँ पे मैक्सिमम 4 धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, उसके बाद बौद्ध है, फिर इस्लाम है, फिर ईसाई है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। रहा बात भारत का, तो भारत में इतना पूरे देश भर में इतना व्यापक आंदोलन होना अभी संभव नहीं है। इस देश में बहुत बड़ी विविधता रहती है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग पर्व त्यौहार बनाने वाले लोग रहते हैं। पहले किसी देशव्यापी आंदोलन के लिए सबको एकजुट करना पड़ेगा, और जितना समय एकजुट करने में लगेगा, हमारी अब तक की सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, वो लोगों की मांग को पूरा कर देती है। यहाँ की सरकार आज़ादी के बाद से कभी बहुत बड़ा ऐसा देशव्यापी हिंसक आंदोलन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि 2008 में नेपाल में से राजतंत्र हटा दिया गया, प्रजातंत्र बहाल कर दिया गया,
लेकिन मात्र आप देख सकते हैं कि 17 सालों में क्या हुआ राजतंत्र का, फिर से वो हावी होने लगी है। आज से 6 महीना पहले भी राजतंत्र को बहाल करने के लिए वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे। ये जो आंदोलन पनपा है नेपाल में, तो वहाँ पे धीरे धीरे नहीं पनपा है, वो बहुत लंबे समय से पनपा है। और भारत में अलग अलग मुद्दे हैं, लोग अलग अलग, यहाँ पे लोग ये सोशल मीडिया बैन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ भी तो मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई थी, तो क्या कहते हैं, यहाँ के इतना एक्शन नहीं लिया गया, तो उस पर फिर क्या कहें? देखिए मणिपुर का, देखिए कोई भी चीज़ को हम देखते हैं तो मात्र उसमें एक फैक्टर नहीं होता कि एक्शन लिया गया एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ बहुत सारे फैक्टर देखते हैं, वहाँ का पॉलिटिकल फैक्टर क्या कहता है, इकोनॉमिकल फैक्टर क्या कहता है, वहाँ पे की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल कैसा है, उसके हिसाब से। मणिपुर की बात करें तो वहाँ पे 2 समुदाय के बीच वो टेंशन बढ़ा। पर मतलब ऐसी ही चीजें तो हिंसक रूप लेती है ना। अब देखिए युवा, हम युवा हैं, युवा ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है, युवा ही देश का भविष्य होता है। स्वामी विवेकानंद भी युवा थे, भगत सिंह भी युवा थे, गांधी भी अपने समय में युवा थे। गरम दल और नरम दल सब जगह होते हैं, लेकिन रिजल्ट किसको मिलता है? जब दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है तभी रिजल्ट मिलता है। तो गरम दल भी होंगे, लेकिन नरम दल वालों को क्या होना चाहिए कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बना के रखे, ताकि ऐसी हिंसा आगे ना हो। आपका प्रेम। इन सब ने ये चीजें बताई, अगर आप मंत्री होते तो आप क्या करते, कैसे कंट्रोल करते? अगर आपको प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या सोचते कि क्या करना चाहिए, कैसे कंट्रोल? पहली बात तो सोशल मीडिया बैन को लेके एक इतना बड़ा फैसला लेने के पहले बहुत एक जहाँ लोकतंत्र है वहाँ बहुत विचार किया जाता है। कोई भी पार्टी ऐसे ही किसी चीज़ को बैन नहीं कर देगी। तो अगर मैं भी वहाँ का राजनेता होता तो मैं सबसे पहले बहुत गहन विचार करके डिसीजन लेता, और डिसीजन लेता और मुझे कहीं ना कहीं अगर उसको वापस लेने की बारी आती, अगर मेरे देश पे बात आती, तो मैं तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको वापस लेता। जब वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो मैं उनकी मांगों को सुनने जाता, हाँ, उसके बाद मैं उनसे बात करता, और अगर नहीं मानते तो मैं तुरंत, अगर मेरे देश पे बात आती तो मैं तत्काल प्रभाव से वो सारे डिसीजंस वापस लेता। आप जैसे बोल रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जो अभी एसएससी का एग्जाम हुआ था, ये सब वो लोग भी तो शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या तब उनकी बात सुनी गई? कहीं ना कहीं भारत में तो ये बहुत होता है। मैं तो ये देखते आ रहा हूँ कि एसएससी जीडी के शिक्षकों को तक अंदर, जो उनको पढ़ाते थे उनको तक अंदर कर दिया गया, उनको रात को शाम को छोड़ा गया, दिन भर उन्हें वहाँ रखा गया, पानी नहीं दिया गया। तो ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं रहनी चाहिए ना हमारे देश की, कि जहाँ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ सबको बोलने का अधिकार है, वहाँ आप अंदर डाल रहे हैं। हाँ, मैंने एक दिन ऐसे ही, कल की बात है, मैंने ऐसे ही किसी से चर्चा की इस विषय के बारे में, तो मैंने कहा कि क्या भारत में ऐसा होना चाहिए? क्या पार्टी ऐसे बदल सकती है भारत में? क्योंकि लगातार हम एक तरफा होते जा रहे हैं अब देश में, जहाँ मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें है बीजेपी की, तो हम एक तरफा होते जा रहे हैं। तो कहीं भारत में ऐसा हो सकता है, सत्ता पलट हो सकती है? क्योंकि भ्रष्टाचार तो यहाँ भी हो रहा है, एसएससी जीडी जैसे मामले हैं, भ्रष्टाचार। ऐसा कोई देश नहीं है शायद जहाँ एकदम बिल्कुल करेक्शन ना ही होता हो। तो सामने वाले का मेरे प्रति जवाब आया कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कारण ये नहीं है कि भारत में एकता नहीं है, एकता है, दृढ़ निश्चय है, कारण है सरकार। सरकार हमें अंदर डाल देगी। एकता कितने लोगों में लाई? आप 1000 लोग गए थे एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली में प्रदर्शन किए गए, उनको अंदर कर दिया गया। क्या हुआ हालत? 2-3 दिन के अंदर पूरा मामला ठंडा कर दिया। उसके बाद और एग्जाम्स हुए और वही चीज़ें होगी, और सेंटर्स वैसे ही दिए जाएंगे। कारण यही है कि सरकार, फिर इसीलिए युवा एग्रेशन में आते हैं अपने शिक्षकों के प्रति। उनके प्रति क्या वो मार कर सकते थे? और क्यों ना करें? मेरे हिसाब से अगर सरकार जब कुछ ज़्यादा करने की कोशिश आए, सरकार जब बच्चों को दबाने की, युवाओं को दबाने की कोशिश करें, तो युवा एग्रेशन में गलत कदम उठाएंगे, बैरिकेटिंग तोड़ी जाएगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे और हिंसक कारनामे होंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई लोग इसमें अपना फ़ायदा देखेंगे, अपनी रोटी सेकने हर कोई आ जाएगा। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि अपनी रोटी सेकने के चक्कर में लोगों के प्राण न जाए। हाँ, एग्रेशन के चक्कर में हो सकता है कहीं कुछ गलत हो, लेकिन इसमें एक साइड का फैक्टर नहीं। सामने वाले ने जब बात नहीं सुनी तो उनको ये मजबूरन करना। मेरा नाम अभिषेक है। मैं कहता हूँ कि जो नेपाल में चल रहा है वो मुख्य मुद्दा सोशल मीडिया को नहीं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से हुई है। हमारे देश भारत में भी भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारा युवा भी, मतलब नेपाल में तो वो देखा जा रहा है कि उन्हें रबर बुलेट्स के नाम पर रियल बुलेट्स मार दी गई हैं। कहीं मैंने देखा कि, मैं भी वीडियो देख रहा था कि एक लड़के की, मतलब 20 साल के लड़के की आँख के नीचे बुलेट मारी है, छाती पे बुलेट मारी है।
और तो ये बहुत गलत बात है कि कहाँ की घटना थी? ये नेपाल के ही काठमांडू की घटना थी। ये बहुत गलत बात है। नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत सारे लोग जो ऐसे ही नेपाल में वो जीवन यापन अपना सोशल मीडिया के जरिए ही करते थे, अपनी बात पहुंचाते थे। हम भारत देश में भी देखते हैं कि ऐसा भारत में भी बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सोशल मीडिया के बलबूते पर आज बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर ही हैं। परंतु भारत में अगर हम ऐसा करते हैं तो सरकार हमें तुरंत अंदर कर देगी और ऐसा व्यवहार हमारे साथ करेगी। ये पूर्णतः सत्य बात है कि हम देखते हैं कि भारत के कई अमीर बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो भी बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड पे सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रहे हैं, तो उनका करियर कहीं ना कहीं खतरे पर आ जाएगा। उनकी रोजी रोटी सोशल मीडिया पर भी चल रही है। भले उन्होंने पहचान बना लिया है आज, पर सोशल मीडिया हमारे लिए अहम भूमिका निभाती है आज भी कहीं ना कहीं हमारी बातों को साझा करने के लिए। तो ये थे कुछ युवा जिनसे हमने नेपाल पर जो भी हुआ उसके बारे में उनसे राय जानी और उनकी बातें सुनी कि अगर यहाँ बैन हो जाता है सोशल मीडिया तो वो क्या करेंगे। कुछ ने कहा कि वो हिंसक रूप ले लेंगे, किसी ने कहा कि हम गांधी के देश में रहने वाले लोग हैं तो हम हिंसक रूप नहीं लेंगे। तो ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहिए नेशन मिरर के साथ। हम फिर से नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे।